भारत का मैकियावेली कहा जाता है। देखो एक बात बता देते हैं, डेफिनेटली मैं 1 आवर का या फिर 2 आवर का क्लास लेके नहीं आता हूँ, बट 15 नहीं, जितने भी मैंने 2 से 3 वीडियो कराए 25-25 मिनट के वीडियो हैं, आप उन वीडियोज़ को देखिए और हिस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से मैं आपको मिलवा दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को अच्छी करते रहिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं आप। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली, ठीक है। भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, अब मैं जिन पे स्टार लगाऊंगा डेफिनेटली उनको तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। उनको तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, आपको उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? प्रशासन पे आधारित है, ठीक है। चाणक्य कौटिल्य हैं, उनका बुक था अर्थशास्त्र, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करता, किस मतलब क्या था उस बुक के बारे में? तो प्रशासन के बारे में, प्रशासन पर, ठीक है, प्रशासन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे ली? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। एक बात देखो, इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, बस है क्या, अभी आप देखिए वीडियोस, जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते चलोगे, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइव कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी बुक थी, अच्छा यहाँ पे वो भी लिख दिया है, पुस्तक का नाम था इंडिका, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मेगनस्तीस के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगनस्तीस, उसकी बुक का नाम क्या था? तो उसकी बुक का नाम था इंडिका। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 मतलब 298 ईसा पूर्व हुई थी, श्रवण बेलगोला और सल्लेखना से, ठीक है, इसे बोला जाता है वो। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किससे शिक्षा ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली? भद्रबाहु से। और जीवन के अंतिम दिनों में किसने जैन धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया, शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अच्छा, अशोक के जो शिलालेख थे उसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध कब? 261 ईसा पूर्व। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? महेंद्रवा। ये क्वेश्चन में बन के आएगा, ये वाला, ये सत्रमित्रा को ज़्यादा करके नहीं देखा है मैंने एग्जाम्स में। आपको मॉक लगाओगे ना, एग्जाम्स में तो हमेशा का नहीं याद रहता, बट मॉक टेस्ट लगाओगे किसी भी एग्जाम के तो आपको महेंद्र वर्ड जरूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि हिस्ट्री से आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए होंगे, आप देख सकते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 मतलब 269 ईसा पूर्व हुआ था, 269 ईसा पूर्व हुआ था। जबकि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां स्तंभ है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ सबसे लंबा है। और अशोक का नाम अशोक है मास्को एवं मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किसमें ये बताया? अशोक ने स्वयं को, अब कल मैंने आपको मगध की राजधानी बताई थी, किसी को याद है? मगध में कौन राजा राज्य करते थे ना? राजा राज करते थे तो राजगृह थी, बस ऐसे। हड़प दया दिखाओ, दयाराम साईनी, ठीक। आगे, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया आब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया आब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग की विजय का वर्णन है। देखो यहाँ पे कलिंग की विजय का वर्णन, सबसे बड़ा इनका स्तंभ कौन सा है? 7वां। लेकिन जो कलिंग की विजय का वर्णन कौन से है? उसमें 13वें शिलालेख में। और सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। MP GK पढ़ोगे उसमें आपको ये मिल जाएगा, और वैसे भी नॉर्मल GK भी पढ़ोगे तो भी ये मिलेगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप बनवाया था। ये अपना स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना की किसने की? तो वो की अशोक ने। अब देखो, एक थे कल्लड़, ठीक है, उनकी बुक का नाम था राजतरंगिणी। तो आप ये भी याद कर सकते हो, बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आता है, जो स्टैटिक होती हैं, फिक्स बुक्स होती हैं, उनसे क्वेश्चन बन के आता है, तो उसका भी टेंशन मतलब अपन आप सभी के लिए वो कर देंगे, डोंट वरी।
अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? टी फैंथलर ने। ये आपको इसे स्किप मार सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम रिलेवेंट मुझे लगते हैं कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस मॉक में डेफिनेटली मिल सकते हैं, वो वाले आप मैं बता देता हूँ। बाकी टी फैंथलर ने की थी, मैं सारी की सारी चीज़ें जो बन सकते हैं वो सब कवर किए। ये अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक की मृत्यु हुई कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व, ठीक है। और उन्होंने मतलब ये लो 269 ईस्वी में, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया था उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व, जबकि उनकी मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। अशोक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आता है, इस वजह से थोड़ा अशोक को ज़्यादा वाइट यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हरिश्रेण का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। हरिश्रेण का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। और अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व। जन्म मतलब उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व, मतलब 269 ईसा पूर्व। और उसका अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? टी फैंथलर ने की। किसने की? टी फैंथलर ने की थी। और श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका शुंग वंश आ जाता है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। बरहुप स्तूप का निर्माण करवाया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुप स्तूप का निर्माण करवाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था? डोमेट्रियस। यमन शासक कौन था? यमन शासक भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम कौन था? तो ड्रोमेटियस। ड्रोमेटियस था। और ड्रोमेटियस को पराजित किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो शुंग वंश की इन्होंने नींव डाली थी, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। आप याद कर सकते हो, शुंग शुंग से जरूर आएगा, हमेशा एग्जाम में पूछेगा। शुंग वंश की स्थापना की तो आप तुरंत याद करोगे पुष्यमित्र। मित्रों ने मिलकर शुंग वंश की स्थापना की, तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने करवाए? 2 यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कराए। कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 2 यज्ञ कराए। सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुख। सातवाहन देखो सिमुख, साथ साथ से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। सातवाहन की स्थापना किसने की? तो सिमुख ने की थी। आगे बढ़ते हैं। दशराज युद्ध लड़ा गया परुष्णी रावी नदी के तट पर। दशराज युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया और कहाँ पे लड़ा गया? तो परुष्णी रावी नदी के तट पे लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंदी यूनानियों के द्वारा चलाए गए। हिंदी यूनानियों के द्वारा चलाए गए। आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो, इधर लास्ट में देख सकते हो कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो हिंदी यूनानियों के द्वारा चलाए गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयरफोर्स नेवी एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट डेफिनेटली परीक्षा ऐप पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए। कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, आपका मॉक पे स्कोर अच्छा आएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बाई करते समय कोड का ऑप्शन है ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा। 50% की छूट मिल जाएगी। 125 रुपीज़ या फिर 175 रुपीज़ में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी 15 टेस्ट हैं, एग्जाम तक 25 नहीं 20 टेस्ट कर दिए जाएंगे, तो बहुत है। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने, ठीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंदी यूनानियों के द्वारा। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? तो कुषाणों के द्वारा चलवाए गए। किसके द्वारा चलवाए गए? कुषाणों के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई किस काल में? तो गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई तो गुप्त काल में जारी की गई। शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहनों ने। सीसा के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहनों ने। सोने के सिक्के किसने सबसे पहले चलवाए? हिंदी यूनानियों ने। लेकिन सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य जिसे आप बोल सकते हो। शीशे के सिक्के चलवाए सातवाहनों ने। उसके कापर का सिक्का बाद में पहली बार डाला गया शेरशाह सूरी के काल में। कापर का सिक्का, अब देखो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद, ठीक है। इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। इन्होंने जो युद्ध लड़ा 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध जिसे बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और 1540 में उन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा था। और ये युद्ध उनके हुए थे हुमायूं के साथ में। किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, जिनके बेटा का नाम था अकबर और इनके पिताजी का नाम था बाबर। बाबर के पिताजी का नाम था मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आना का सिक्का चलवाया, ठीक है, आना का सिक्का चलवाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था?
कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। ये देखो नहीं, मैंने देखा मोस्टली इससे कुषाण वंश से कनिष्क से क्वेश्चन बन के आता है। मैंने आप सभी को एक कल चीज़ बताई थी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई, बताइए। अगर याद है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। देखो कनिष्क ने की थी, कहाँ पे की थी? कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कब बनी? कुषाण काल में बनी। कब बनी? कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट है, कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरस्पुर, ठीक है, पुरस्पुर। नेक्स्ट है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पहली पुरस्पुर थी, दूसरी राजधानी आपकी मथुरा थी। आगे शक संवत चलवाया गया कनिष्क के द्वारा कब? 78 ईसा पूर्व। कनिष्क के द्वारा चलाया गया 78 ईसा पूर्व। जबकि हिजरी संवत जो होता है वो कब चलवाया गया? तो 622 ईसा पूर्व, ठीक है। हिजरी संवत जो चलवाया गया वो कब चलवाया गया? तो 622 ईसा पूर्व। ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। देव आप अगर अपने रिवाइव किया होगा, देखा होगा वीडियो को, भाई 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए। एक टेक्निक आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। किसी भी वीडियो कुछ भी, सबसे पहले क्या करिए, एक बार वीडियो को देखिए, कुछ भी मत करिए, ठीक है। दोबारा क्या करिए, उसी में आप नोट्स बना लीजिए। पहले ही टाइम में आप नोट्स उसके बना लीजिए। दोबारा उसी वीडियो को आप 1.5 या 1.25 की स्पीड से देखिए, 1.25 की स्पीड से देखिए, ठीक है। उस दिन का काम खत्म हो गया। उसके बाद अगले दिन एक बार और रिवाइज करिए, आपने जो कॉपी पे लिखा था वो रिवाइज करिए, बस काम खत्म। उसके बाद जो 7वां दिन होगा लगभग 1 हफ्ते बाद उसे फिर से रिवाइज करिए, और 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करने के बाद उसे 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करिए। 5 पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, 5 में मतलब 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। मतलब इस महीने के मान लो 5 तारीख को कोई क्लास ली, 5 को ये 2 काम किए, फिर 6 तारीख को आपने किया, फिर 12 तारीख को अपने उसे रिवीजन किया, और फिर एक बार आप जाके महीने पे कभी भी, मतलब महीने के लास्ट में कभी भी उसे रिवाइज कर लीजिए, बस। उसके बाद आपका अगर 4 महीने बाद आपका कोई भी एग्जाम होता है और आप उसे 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ेंगे तो सारा का सारा आपका रिवाइंड हो जाएगा। एक टेक्निक है साइकोलॉजिकल, आप मतलब काफ़ी अच्छे खासे लोगों ने बताया है, ठीक है। तो आप इसे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। किसी का काम करेगा, किसी का नहीं करेगा, मेरा करता है। चलो, तो शक संवत चलवाया गया, बता दिया। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में, ठीक है। मूर्तियों का निर्माण हुआ कब हुआ? कुषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। मंदिर का निर्माण हुआ सबसे ज़्यादा, मंदिर मतलब किस काल में बने? तो गुप्त काल में। जबकि मूर्तियां जो बनी सबसे ज़्यादा कब बनी? कुषाण काल में। मूर्तियां जो सबसे ज़्यादा बनी कब बनी? कुषाण काल में। जबकि मंदिर जो बने गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासन में। मंदिर निर्माण में कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था कब हुआ? गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ कब हुआ? गुप्त काल में। जबकि राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है शक संवत पे आधारित है। किसने लाया शक संवत? 78 ईसा पूर्व। किसके उसमें आया? कनिष्क के टाइम पे आया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग हो गया। चरक थे आयुर्वेद के जनक। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक। मैंने एक आप सभी को याद होगा, बताइए वीडियो को पॉज करके, कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? कल ही बताया था। सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया? कनिष्क ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। वायु पुराण से, ठीक है। पुराण आपको कितने पता होगा? 18, उपनिषद 108, ठीक है, 108। और सबसे मतलब फेमस कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा था? तो आर्थर स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये किसने कहा था? तो आर्थर स्मिथ ने कहा था, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये किसने कहा था? तो आर्थर स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों पर बीड़ा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर बीड़ा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे मैं आज के जितने सेशन के सबसे जितने भी क्वेश्चन हुए ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, वैसे ऑप्शन ही नहीं है तो वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। भारत का मिल्टन कौन है? अश्वघोष। भारत का मिल्टन कौन है? अश्वघोष। और ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह।
ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। और भारत का मिल्टन कौन है, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीनी यात्री फैयान। अब देखो 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। फैयान पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और एक आया था हेनसांग आया तो हर्षवर्धन। देखो हाथ से मैंने रिलेट करके याद किया था, जब मैंने याद किया था हर्षवर्धन, हेनसांग और फैयान, बस एक दो ही आए। वैसे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगनस्तीस आया था, लेकिन वो आपको याद होगा, वो हटके क्वेश्चन। हेनसांग, हर्षवर्धन, फैयान के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब फैयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, ये हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन को। एक क्वेश्चन आपसे आज करते हैं, यहाँ पे फिर से बताइएगा वीडियो को पॉज करके, कि पाटलिपुत्र नगर था, उसकी स्थापना किसने की। मैंने कल ही बताया था, अगर वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप बताओगे, वीडियो देखा होगा तो आप बताओगे, ठीक है, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जब मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा, आप अगर यहाँ तक वीडियो देखते आ गए तो थैंक यू सो मच। इसका कोड है ऑनलाइन, ONLINE, ऑनलाइन, ठीक है। तो बाकी मैं जब टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, मैं भी बताऊँ मैं भी ना बताऊँ, क्योंकि कह दूँगा जाओ वीडियो देखो, वीडियो के बीच में मैंने बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। नेक्स्ट, पुष्यभूत वंश का संस्थापक, वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में से, यहाँ पे इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई, ये वाला क्वेश्चन सही है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को। और भूमि देने की संपत्ति, सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया, तो हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया, तो हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की, कहाँ पे, कन्नौज पे। हेनसांग किसके शासनकाल में, हेनसांग, हर्षवर्धन, फैयान, चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ में आया, आ गया होगा। हेनसांग द्वारा प्रसिद्ध रचित पुस्तक थी, कौन सी थी, रमी यूकी। आगे बढ़ते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहते हैं, हेनसांग को। नेत्र का पंडित, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहता है, तो हेनसांग को कहते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट थे। और हर्षवर्धन का भू राजस्व दर कितना था, 1/6। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर कितना था, तो 1/6। और जबकि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था। और नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कौन थे, तो हेनसांग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तीसरा लेक्चर है, अपन अभी एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहे हैं, और लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आज ही ख़त्म कर देते हैं, ये आज ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसका PDF आप सभी को मैंने पासवर्ड बता दिया है, ठीक है। और ये पार्ट मतलब एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इसके बाद। तो कौन से कहाँ से थे, इधर से करना था। हाँ, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। अच्छा, चोल वंश की जो स्थापना की, मतलब चोल वंश तो कौन था, विजयाचल। कौन था, विजयाचल, ठीक है। संस्थापक जैसे आप बोल सकते हो, स्थापना जिसने की वो कौन था, विजयाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया किसने लगाया, ग्रीकों ने लगाया, ठीक है, ग्रीकों ने लगवाया। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन कल मैंने आप सभी से पूछा था, इसी में मतलब बताया था, आप सभी को याद हो तो बताइएगा कि, और हाल ही में बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में आया था, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में आया था, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अपना सत्ता स्थापित की। 2 ऑप्शन बताता हूँ आपको, 1510, 1524, 1498, और लास्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। वैसे 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने। व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। वैसे अकॉर्डिंग टू यू की कोई बात ही नहीं, अगर पता है तो बताइएगा राइट, नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर भी बताइएगा। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन था, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था, चोल थे। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, कौन थे, चोल प्रसिद्ध थे। स्थानिक स्वशासन की विशेषता थी, स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश की, स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश की, स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, दार समुद्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुणों का आक्रमण हुआ कब हुआ, हुणों का आक्रमण हुआ कब हुआ, स्कंदगुप्त के समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयंत्र वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, ये इग्नोर मार कर सकते हो। संयंत्र वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। संयंत्र वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। संयंत्र वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। संयंत्र वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ किसके द्वारा पराजित हुआ? मिहिर मुल्ला यशोवर्मन के द्वारा। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ किसके द्वारा पराजित हुआ? यशोवर्मन के द्वारा। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ किसके द्वारा पराजित हुआ? तो आपका आंसर है यशोवर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे? थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, चलो खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। वराहमिहिर थे खगोलविद। वराहमिहिर कौन थे? खगोलविद। आगे क्वेश्चन की ओर, संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख छोड़ सकते हो। ये मैं बोलोगे कि भैया ऐसे कैसे आपने वो चीज़ लिखी और बोल रहे हो कि छोड़ सकते हो। मैं बताऊं, ये वाले क्वेश्चंस जो जैसे ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, वराहमिहिर थे खगोलविद, ये आपको क्वेश्चन हर किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे मोस्टली ये वाला देखने को मिलेगा। ये रेयर करके मिलता है, तो आप इन्हें भी कर सकते हो। मैं उसलिए बता देता हूँ कि जिनको लगता है कि भाई ये नहीं करके कुछ ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आप इससे कोई दिक्कत नहीं, किसी नोट करो। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ पे हुआ? मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। कपाटपुरम में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। प्रथम एवं तृतीय कहाँ पे हुए थे संगम? ठीक है, कहाँ पे हुए थे? मदुरई में। जबकि द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने ही स्टार्ट किया था जजिया कर, ठीक है। और जजिया कर पहले इन्होंने छोड़ा, पहले पता है जब आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ोगे तो पहले इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों से और जो मतलब बोल सकते हैं लंगड़े लोग थे या फिर ज़्यादा सामर्थ्य नहीं थे उनको माफ किया इन्होंने। लेकिन फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने सबसे लिया जजिया कर और अकबर ने इसे ख़त्म किया था। फिर आगे फिर आया औरंगजेब ने फिर लगाया। ऐसा कुछ चलता रहा। हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे जब आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी, आपके पास जब इनफ टाइम होगा देना, ये चीज़ें आपको सब पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो जजिया कर का प्रचलन किसने किया? स्टार्ट मान लो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईसा पूर्व आया था, ठीक है। 712 ईसा पूर्व आए थे। और महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, 17 बार किया, ठीक है। पहला हमला 1001 ईसा पूर्व किया है। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा 1025 ईसा पूर्व वाला, 1025 ईसा पूर्व वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर जिसने आक्रमण किया था गुजरात पे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसका कौन सा था? 16वें नंबर का आक्रमण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ के मंदिर पर। अगर एयरफोर्स एग्जाम, नेवी एग्जाम की बात करूँ तो इससे आगे नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16वां और कौन सा था? 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ के मंदिर पर। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जबकि द्वितीय युद्ध जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीता और जो 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर एक युद्ध हुआ 1194 में चंदावर का युद्ध। एक बार महत्वपूर्ण जितने युद्ध हुए ना उनका एक सेशन लेके आएंगे, जिनसे अगर एक क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम में हिस्ट्री का तो कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का अपना इधर से टॉपिक मान लो खत्म होता है। जो बस यहाँ पे युद्ध बच्चे उनको कवर करेंगे, बाकी जितनी चीज़ें होनी थी वो मैंने करा दी हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। आप यहाँ तक देख कर आए तो थैंक यू सो मच। वीडियो के एक टारगेट रखते हैं कि 300+ लाइक्स आप करा देते हैं, डेफिनेटली आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक लगाते रहिए परीक्षा पे। ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो इसके मतलब कॉमेंट में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।